आज की हम इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का जो पेपर 2021 में आया था उसे हम सोल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोजेस ऑफ लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन इन अ बॉडी। भारत में जो लोग रहते हैं उनके शरीर में आयरन के अवशोषण की कमी का कारण क्या हो सकता है। अगर वो डेली खाना खाते हैं जिसमें चावल लेते हैं, व्हीट लेते हैं, या सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं। देखा जाए तो ये तीनों के तीनों ही एक नॉर्मल डेली लाइफ का हमारा शेड्यूल है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो खाना खाता है, चावल खाता है या सब्जी खाता है, ऐसे हम देखते हैं कि उसे आयरन की कमी नहीं होती है। तो स्पेसिफिक एक क्वेश्चन है, दैट इज कि वो चाय अगर लेता है तो ये एक स्पेसिफिक आंसर यहाँ पे लिखा गया है, अलग से एक ऑप्शन ऐड किया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अगर हम खाने के साथ चाय पीते हैं तो आयरन का अवशोषण कम होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एंटी हेमरेजिक विटामिन, ऐसा कौन सा विटामिन है जो क्या कर रहा है, रक्त स्राव को रोकता है। तो अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए आंखों के लिए जरूरी होता है। विटामिन बी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एब्डोमेन के लिए जरूरी होता है, बेरी बेरी रोग में काम आता है। विटामिन ई की बात करें, ये कहीं ना कहीं फर्टिलिटी के लिए काम में आता है, यानी कि नपुंसकता। तो आंखों के लिए, शरीर के लिए, नपुंसकता डेवलप करने के लिए इनसे संबंधित है विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई। विटामिन के का आपने सुना होगा, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये इसलिए ही है ताकि रक्तस्राव हो तो वो रुक जाए, आगे जाके रक्तस्राव ना हो। तो विटामिन ई, विटामिन जो के है, दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेरिलिटी की बात की जा रही है, बांझपन की बात की जा रही है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि इनफर्टिलिटी आती है, वो बांझपन ही होता है, स्टेरिलिटी ही उसे हम लोग बोलते हैं। तो कौन से विटामिन है जिसकी कमी से आता है, तो वो विटामिन हमारा ई होगा। बी फिर वही बेरी बेरी रोग के लिए रिलेटेड करता है। ए आई के लिए होता है। डी हमें बोन, हड्डियों को मजबूत करने के लिए संबंधित है। तो विटामिन ई इज ए गुड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कोजिस डेफिशिएंसी विटामिन डी। देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो हड्डियां होती हैं उनमें कैल्शियम फोस्फेट और सोल्ट, यानी कि कुल मिला के आप आम भाषा में कह सकते हो कि कैल्शियम से हड्डियां बनती हैं। ठीक है। और कैल्शियम को शरीर में लगने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पेलेग्रा है, ये बेरी बेरी है, ये नाइट ब्लाइंडनेस है ना। तो ये बीमारियां आ गई। लेकिन ओस्टियो, ओस्टियो जो शब्द होता है, ओस्टियो ये हड्डियों से संबंधित होता है। तो ओस्टियो मलेशिया एक ऐसी बीमारी हो गई जो कि शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं उनकी मजबूती धीरे धीरे कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लिखा 6 महीने के बाद शिशु को पूरक आहार शुरू करने के लिए एनम माँ को क्या सिखाना चाहती है। देखिए सीधी सी बात है, ऑप्शन पे चलते हैं। हमने एक तो चीज पकड़ी है, उसे बोलते हैं 6 मंथ का एक बेबी है। ठीक है। और उसकी एक माँ है, अब उसको एनम कुछ सिखाना चाहती है। रो फूड, ऐसा कोई भी कच्चा खाना नहीं खिला सकते बच्चे को। फ्राइड राइस, फ्राइड राइस भी नहीं खिला सकते बच्चे को। और हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि बच्चा 6 महीने का हो गया तो आप उसको ब्रेस्ट फीड ना कराएं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन सही ए है यहाँ पर। क्योंकि एक तो इन्होंने कह दिया कि ब्रेस्ट फीड को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू रखना है। प्लस इसमें लिखा है 2 साल तक, यानी कि आप 6 माह से 2 साल तक ये जो टाइम पीरियड है इसमें ब्रेस्ट फीड भी करेंगे, प्लस बच्चे को थोड़ा थोड़ा खाना भी खिलाने की आदत डालेंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिशन फॉर आर चिल्ड्रन एज ऑफ 5। 5 साल तक के बच्चे को क्या पोषण देंगे। 5 साल से या 5 साल से कम उम्र तक के बच्चे को क्या पोषण आप देने वाले हैं। देखिए
हम इसमें कह रहे हैं, इसका महत्व पूछ रहे हैं, इंपोर्टेंस पूछ रहे हैं। सीधी सी बात है, बच्चा अगर खाना खाएगा तो खाना खाने से लास्ट में उसे एनर्जी मिलने वाली है। पहली चीज, एनर्जी लास्ट होता है, उससे पहले उसे शरीर में, आम भाषा में कहें तो उसका डाइजेशन भी होगा, प्लस उसका मेटाबॉलिज्म भी होगा। मेटाबॉलिज्म यानी कि खाना खाए भी जाएगा और उसका पाचन भी होगा। तो ऐसी क्रिया में जो खाने में उपयुक्त अच्छा चीजें हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, वो हमारे बच्चे के शरीर को बढ़ाता है, ग्रोथ दिलाता है और शरीर को, दिमाग को डेवलप्ड करता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तीन ऑप्शन गलत क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे जंक फूड की बात की जा रही है, यहाँ पे इकोनॉमी की को इफेक्ट करने की बात कर रही है, और कहीं ना कहीं मदर को ऊपर निर्भरता की बात कर रही है। तो अगर हम खाना खिला रहे हैं बच्चे को, अच्छा प्रोटीन दे रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो हमारे बच्चे को क्या होने वाला है? ग्रोथ जल्दी होगी और उसका दिमाग भी बढ़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एनम को क्या करना चाहिए एंथ्रोपोमेट्री सर्वे के लिए? जब एक मदर कम्युनिटी के अंदर जाती है, ठीक है, कम्युनिटी में होती है होम विजिट, और होम विजिट का मतलब है कि जो एनम होती है, एनम के पास बहुत सारी किट होती है ना, उन किट के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं। क्योंकि आपको पता है एनम जो होती है वो मदर और उसके चाइल्ड के लिए काम करती है, तो यहाँ पर एक किट तो मदर के साथ काम करेगी और दूसरी चाइल्ड के साथ काम करने वाली। तो मदर को चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड की बात अगर हम लोग करें, अगर हम लोग यहाँ पर चाइल्ड की बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लिखा है इंटेलेक्चुअल कोड्स, इकोनॉमिक सर्वे और सोशल स्टेटस। ये एक जर्नल से ऑप्शन यहाँ पे डाले, लेकिन फिजिकल मेजरमेंट, यानी कि एक बच्चा जब बड़ा होता है तो हम उसका वजन नापने की कोशिश करते हैं, उसकी लंबाई की बात करते हैं, ठीक है, और प्लस उसके हाथ कह लो या शोल्डर कह लो, है ना, उसके पूरे शरीर की इंची टेप से नपाई करते हैं कि वो कितना उम्र के हिसाब से बढ़ा है। तो ये इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 8, एएनएम क्या सिखाना चाहती है पर्सनल हाइजीन के बारे में? देखिए, पर्सनल हाइजीन जो होती है वो सबसे पहले आप समझ लीजिए दैट इज इंडिविजुअल, वो हमेशा अकेले इंडिविजुअल के लिए होती है। तो यहां पर देखो, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक्स। देखिए, एसेप्टिक टेक्निक्स का मतलब है आप ग्लव्स पहन के काम करो, आप हैंड वॉशिंग करो, इसे कहते हैं एसेप्टिक टेक्निक्स। ग्रूमिंग, अच्छे साफ सफाई का ध्यान रखो, साफ कपड़े पहनो। हेल्दी पर्सन, यानी कि आप बिल्कुल ठीक रहें, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, तीनों ऑप्शन है बी सी और डी, ये थोड़ा डिफरेंट है। अभी ए को पढ़ के देखेंगे, केयर ऑफ हाइजेनिक ऑफ अ सिक पर्सन। देखिए, इंडिविजुअल की बात की गई है, आपको पता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर है, अगर कोई व्यक्ति हेल्थ सेंटर में आया है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो हम तो डायरेक्टली उससे यही कहेंगे भाई आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सिक पर्सन की हम हाइजीन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखें, पार्ट ऑफ द स्टोमक। आप स्टोमक के पार्ट को, अगर आपने डायग्राम देखा होगा, एक यहाँ पर स्पिंक्टर है, एक यहाँ पर स्पिंक्टर है, और ये हमारा कर्व होता है, और इसे हम लोग बॉडी भी बोलते हैं, और इतना वाले हिस्से को हम लोग फंडस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसे पाइलोरस बोलते हैं। तो अगर आप डायग्राम को देखोगे तो तीनों ऑप्शन मिला के देखो, देखो फंडस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये तो हमारा ऑटोमेटिक कट जाता है। दूसरा हमारा यहाँ पर ये हिस्से है, अगर आप हिस्से भी नॉर्मल देखें तो जैसे कि पाइलोरस, पाइलोरस तीनों के अंदर है। अब हमारा बैक बॉडी बॉडी आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पाइलोरस नहीं है तो ये भी कट गया, है ना। ये वाला ऑप्शन देखा, ये ऑप्शन देखा, अब देख रहे हैं कर्व के बारे में, या हम इसे बॉडी भी बोलते हैं। तो देखिए, ये बैक है, ये बॉडी है, अब तो ये बैक की वजह से इसे भी कट गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम देख के हम लोगों ने चीजों को हटाएंगे और आंसर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस एंजाइम लाइपेज। एल फॉर लाइपेज बनता है, मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है, ये पैनक्रियाज होता है। तो यहां पर ये एल बन रहा है, सी भी बन रहा है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं
तो यहां पर हम इसको क्या कह रहे हैं, पैनक्रियास, पैनक्रियास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पैनक्रियास का रोल यहां पर है। आउटर कवरिंग ऑफ द लंग्स, ये लंग्स होता है, इस लंग्स के बाहर दो लेयर होती है, ये होती है पैराइटल, ये होती है विसरल, लेकिन दोनों ही प्लूरा होती है। तो यहां पर पहले से लिखा प्लूरा ऑप्शन ए, तो ये हमारा कट जाएगा। अगर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और मेम्ब्रेन की हम लोग बात करें तो वो सब यहाँ होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो आपको डायग्राम में भी आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन यानी कि चबाने की प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा देने की बात करें। ऐसा व्यक्ति जिसको यूटीआई हो सकता है, पेशाब में इंफेक्शन हो सकता है, मूत्र के मार्ग में इंफेक्शन होने से आप बचाना चाहते हो, तो देखिए, डू नॉट कट द पब्लिक हेयर, इसका कोई सेंस नहीं बनता कि अगर कोई जाएगा नाई के पास बाल कटवाएगा तो उसको इस तरह से कोई प्रॉब्लम होगा। डू नॉट होल्ड यूरिन फॉर द लॉन्ग टाइम, अगर आप जर्नी में जा रहे हो तो ऐसा, आप लंबे समय तक पेशाब रोकेंगे तो ऐसा नहीं होता। डू नॉट वॉश द प्राइवेट पार्ट, इवन होल्ड द यूरिन एज मच एज पॉसिबल, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा कि कोई आपको कहे कि भाई देखना चाहता हूँ आप कितने घंटे तक आप पेशाब रोक सकते हो, ऐसा भी नहीं है। तो अगर आप, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी पर्सनल हाइजीन नहीं करते हैं तो उसकी वजह से यूटीआई हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, इम्प्रॉपर स्किन हाइजीन, इम्प्रॉपर यानी कि आपने सही नहीं किया है, आपने त्वचा की स्वच्छता गलत तरीके से करी है, तो होगा क्या, इन्फेक्शन जो होगा, होगा क्या। देखिए, क्रैकल्स स्किन पे दिखाव, दिखाई जो स्किन देती है वो बदलाव आती है, व्रिंकल्स टाइप, ड्राई स्किन हो जाती है, ब्रेकिंग ऑफ द स्किन हेयर हो जाता है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल थोड़े से अलग तरीके के हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। आपको, आपने बोला कि भाई आपको सही तरीके से हाइजीन मेंटेन करना है, यानी कि आप साबुन लो, अच्छे से धो, वॉश आउट करो स्किन को, नॉर्मल कोई भी स्किन आप मान लो हाथ पैर की। अब अगर आप, आपको पता है कि जो स्किन है उसके फंक्शन होते हैं, उसका फंक्शन होता है एब्सॉर्प्शन, पता है ना, और एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि बाहर निकालना, बाहर निकालना, यानी कि पसीना हमारे शरीर से बाहर जाएगा। तो जो स्किन के अंदर जो भी छिद्र होते हैं अगर वो साफ नहीं होंगे तो आगे जाके क्या हो सकता है, स्वेटिंग बाहर नहीं आएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज को हम कैसे समझेंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है, खुलने की जगह बंद हो जाती है, क्लोग हो जाता है ना, ओपनिंग ऑफ द स्वेट ग्लैंड। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्लोगिंग यानी कि जो जगह बंद है, जो खुलनी चाहिए वो बंद हो गई है, तो ऐसे केस में जो एक्सक्रीशन पार्ट हो गया, स्वेटिंग निकलने का, वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटली हेल्दी पर्सन, दिमागी रूप से, दिमागी रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है, आप उसे कैसे कहोगे कि ये दिमागी रूप से स्वस्थ है। गुड फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, अगर आप लोगों के साथ गुड फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप रखते हैं, दैट इज गुड। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटली हेल्दी पर्सन, नेग्लेक्टिंग ओन लिमिटेशन, नहीं, नकारात्मक ये तो नहीं होता। लिविंग द पास्ट, ना ना ना, पुरानी जिंदगी में जीना ये भी अच्छा नहीं है। यूज ऑफ अ मोर डिफेंस मैकेनिज्म, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे साथ थोड़ा कर रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, तो बहुत सारे कंफ्यूजन होगा कि गुड रिलेशनशिप अगर कोई रख रहा है तो वो हमारा क्या है। देखिए, अगर आप किसी मेंटली रिटार्डेड पर्सन से जाके मिलते हैं, कोई कम सुनता है ज्यादा बोलता है, कोई अलग साइकेट्रिक संबंधित बीमार है, या किसी को दिमागी रूप से परेशानी है, तो भी वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रख सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये थोड़ा हमारे लिए अपटट पट रहा है, लेकिन फर्स्ट देखिए डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए डिफेंस मैकेनिज्म काम कैसे करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है जैसे ही आप परिस्थितियों में आएंगे, तुरंत ये क्या काम करेगा, आपके अंदर एक एबिलिटी को डेवलप करेगा, एबिलिटी होगी, ताकि आप उस परेशानी, उस परिस्थिति के साथ, उस परिस्थिति से क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों।
तो ये हमारा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट बैठता है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए मानसिक प्रक्रिया, ठीक है ना, मानसिक पर अनजाने में चिंता और तनाव से निपटने में क्या ऐसी बात है जो उपयोग होगी। देखिए वही आ गई, डिफेंस मैकेनिज्म हो गई, मैंने पहले से आपको बताया था। तो ये अलग चीज होती है। तो डिफेंस मैकेनिज्म हमेशा बीमारी से लड़ने की चाहे बात हो, और चाहे आपके दिमाग में या आपके शरीर में कुछ भी आए, मतलब इसे समझने की, देखो आप कहोगे हेल्थ क्या है ना, हेल्थ मेंटली अगर कोई ठीक है वो भी हेल्दी है, अगर कोई फिजिकल तरीके से ठीक है तो भी वो हेल्दी माना जाता है, सोशली ठीक है तो भी वो हेल्दी ही माना जाता है। तो यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म सब जगह काम करता है। तो हमेशा याद रखें कि डिफेंस मैकेनिज्म ही ऑप्शन होगा अगर बात निपटने की होगी, अगर सिचुएशन के साथ डील करने की बात होगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 17, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माल एडजस्टमेंट। देखिए एडजस्टमेंट क्या होता है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, कोई भी अगर सिचुएशन आती है, कोई भी सिचुएशन आती है आप उसके साथ एडजस्ट कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप एडजस्ट कम कर पा रहे हो तो तुरंत क्या होगा, देखिए हाई मोरल वैल्यूज, लाफिंग मूड स्विंग्स, एक्सेप्टेंस डेली वर्क लाइफ, और स्कूल रिजेक्शन, ड्रग एब्यूज। देखिए माल एडजस्टमेंट आप कर पा रहे हो उसमें कौन सी चीज है, तो उसके अंदर होता है डेली लाइफ वर्क और एक्सपेक्टेशंस, मोरल हाई वैल्यूज। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि माल एडजस्टमेंट का मतलब बीमा अपने अंदर गलत चीजें लाना नहीं होता कभी भी। माल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हाँ आप अभी खुश हो, अभी आप नाराज हो जाओगे, अभी आप रोने लगोगे, तो परिस्थिति को ठीक से हम डील नहीं कर पा रहे, तो हमेशा हमारा मूड जो होता है वो स्विंग कर सकता है। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या बोले, जो डेली लाइफ जो वर्क होती है, जो डेली लाइफ वर्क होती है, ये हमेशा आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव लाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट, क्योंकि जो डेली लाइफ स्टाइल अगर आपका चेंज होगा तो आप परिस्थितियों को एडजस्ट करने में थोड़ा सा सही प्रकार से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आप ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो चीजों को, तो वो हमारी डेली लाइफ होती है जिसमें हम अपने क्या होते हैं ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए लिखा है बचपन में स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना किस स्तर का रोकथाम होता है, ठीक है ना। बचपन के अंदर देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, बिल्कुल ही अलग होती हैं, है ना। यानी कि ये जब होती हैं जब कोई परिस्थिति से चलता है, लेकिन यहाँ बचपन की बात की जा रही है। तो बचपन की बात करें तो प्रीमोर्डियल इन्फेक्शन है जो क्या हो सकता है, बच्चे को लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, लिखा है कौन सा कदम संचरण चैनल को अवरुद्ध करने में पाया जाता है। अभी बिल्कुल हिंदी है, थोड़ा इंग्लिश समझेंगे। विच स्टेप्स कंसिडर स्टेप फॉर ब्लॉकिंग द चैनल ऑफ ट्रांसमिशन। आपको पता है ना, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि जो बातें कर रहे हैं ना, ये जो बातें कर रहे हैं इसके अंदर रुकावट हो गई। तो कैसे रुकावट हुई है, लैब टेस्ट, सर्वेलेंस, नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज, इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द फूड हाइजीन। तो स्टेप ऑफ द ब्लॉकिंग द चैनल ऑफ ट्रांसमिशन, तो हम ऐसे कह सकते हैं विच स्टेप्स कैन बी कंसिडर, नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज, सर्वेलेंस ऑफ द डिजीज। तो यहाँ पे डिजीज की बात है, लैब टेस्ट, तो लैब टेस्ट तो बिल्कुल नहीं होने वाला। इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द फूड हाइजीन, तो फूड हाइजीन का भी इससे कोई लेना देना नहीं। अब दो चीज हमारे आते हैं, दैट इज द नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज और सर्वेलेंस ऑफ द डिजीज। देखिए नोटिफिकेशन भी एक अलग चीज होता है, तो यहाँ पर सर्वेलेंस बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि आप ना चीजों को अगर समझ के चलेंगे तो आप मतलब पूछ क्वेश्चन ये रहा है कि अगर चैनल ट्रांसमिशन ऑफ चैनल में ब्लॉकेज आता है तब आप क्या करना पसंद करेंगे। भाई उसके लिए बेस्ट है कि आप सर्वेलेंस करें, आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आखिर गैप कहाँ हो रहा है। मान लीजिए आप कह रहे हैं दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं इंग्लिश में, एक हिंदी में समझ पा रहा है, तो आप कैसे समझ पाएंगे। तो सर्वेलेंस हमें करना पड़ेगा। आपको कोई व्यक्ति बीमारी के बारे में समझा रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि उसका एक रीजन है, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको वो चीज समझ में आना है, इसलिए आपको सर्वेलेंस करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20,
कुकुर खांसी, देखिए कुकुर खांसी पर्ट्यूसिस हो या वूपिंग कफ हो, ये एक प्रकार की कंटिन्यू चलने वाली खांसी है। और ये एक ऐसी खांसी है जो 100 दिनों तक भी चल सकती है। आप इसे ऐसे नहीं कह सकते ये कोई हफ्ता दो हफ्ते की नहीं है। तो लिखा है किस तरीके से होता है कुकर को खांसी, देखिए कॉन्टैक्ट छूने से कभी नहीं होती, क्योंकि ये क्या है हमारी रेस्पिरेटरी से संबंधित है। तो हमेशा ड्रॉपलेट होता है, ना इनडायरेक्ट ना डायरेक्ट और ना ही कॉन्टैक्ट, ये ड्रॉपलेट मेथड हमेशा रेस्पिरेटरी हो या फिर आप नॉर्मल बात करें कि इसके साथ डाइजेशन भी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व है, या है ना खांसी के द्वारा। तो खांसी में आप देखते हो कि मुंह से ना ड्रॉप्स गिर जाते हैं, तो उसे हम लोग ड्रॉपलेट बोलते हैं। तो मुंह में अगर मान लीजिए बैक्टीरिया भी होगा तो मुंह से जो निकलने वाला जो बूंदे होंगी वो क्या करेंगे, दूसरे को प्रभावित करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 21, कोएजेटिव एजेंट फॉर द मीजल्स। ठीक है, कोएजेटिव एजेंट फॉर द मीजल्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए देता हूं कि आप इस चीज का आंसर ढूंढे, इस बहाने आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 22, मेन साइन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। देखिए ट्यूबरक्लोसिस, कभी कभी खांसी होती है, बिल्कुल नहीं। केवल रात में खांसी होती है, बिल्कुल नहीं। हल्की खांसी होती है, बिल्कुल नहीं। देखिए टीबी जो है, टीबी की बीमारी 2 से 3 वीक तक रहती है ना। तो इसके लिए कफिंग मोर देन 3 वीक्स, अगर साप्ताहिक से ऊपर जा रही है तो तुरंत आप डॉट सेंटर से जाके आप मुलाकात करोगे। तो टीबी की खांसी जो होती है वो मेनली 2 से 3 सप्ताह के ऊपर जाके होती है। क्वेश्चन नंबर 23, प्राइमरी सोर्स ऑफ द डाटा पेशेंट। जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लेते हो तो सबसे पहले आप किससे मिलते हो, सबसे पहले आप सबसे पहले किससे मिलोगे। मान के चलते हैं ये पेशेंट है, भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले मान के चलते ये पेशेंट है, ये एडमिट है, इसके यहाँ पे रिलेटिव है, तो आप यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हो, है ना, हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हो। तो आप हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले पेशेंट को अप्रोच करते हो, सबसे पहले आप पेशेंट को अप्रोच करते हो, ठीक है। तब उसके बाद तब उसके बाद आप रिलेटिव्स या फैमिली के पास जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, केस फाइल है, मेंबर ऑफ हेल्थ टीम है और पेशेंट खुद है। अगर पेशेंट नहीं होता तो रिलेटिव्स पे जाते, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि हम सबसे पहले पेशेंट से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, हाइपोक्सीमिया। देखिए अगर कहीं पर ईमिया आता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड कहाँ है, ये ब्लड है, ये ब्लड है, तो ये दो ऑप्शन तो आप हटा ही दो। हाइपो, हाइपो यानी कि कम। अब यहाँ पे कम बताओ कहाँ है, दोनों ही लेवल कम बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन आगे देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे ओ एक्स ई ये ओ है, ये ऑक्सीजन को है, ऑक्सीजन के लिए। तो ऐसे आप समझ सकते हो, तो ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाता है। हाइपोक्सीमिया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। और दिस इज 25th क्वेश्चन, लंग्स साउंड ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन। क्वेश्चन देखो, आवाज जांचने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं। आपने ये वाला इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, इसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप, राइट। और इसका जो यूज है वो होता है ओस्कल्टेशन में, ठीक है, आवाज को सुनने में, आवाज को सुनने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सुनने की बात, अरे ओस्कल्टेशन आ गया, यहां से ऐसे पकड़ लिया। प्लस आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, ये चारों जो ऑप्शन होते हैं ये हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन के होते हैं। ये चारों तरीके होते हैं जिससे हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन मरीज का करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं साउंड सुनने की, तो ऑस्कल्टेशन हमेशा सुनने के लिए काम आता है। ऑब्जर्वेशन, अगर आप बात करें ऑब्जर्वेशन की, अगर आप बात करें ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है सिर्फ देखना, ठीक है। पैल्पेशन का मतलब होता है
कि हम जांचना चाहते हैं, ठीक है ना, ऑर्गन्स को छूकर, ठीक है। परकशन की बात देखेंगे तो परकशन में देखें कि कभी कभी क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, ठीक है। और ऑस्कल्टेशन हमेशा सुनने में, ठीक है जी। तो ये वो 25 क्वेश्चंस थे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी ट्रिपल एस सी जो पुराना पेपर था उसमें पूछे गए थे, उसके ये 25 सोल्ड है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू।